फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51, इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स नॉमिनेशन बैंक कैन हेल्प बैंक इन हैंडलिंग ओवर बैलेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई आपका सेविंग अकाउंट है या डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, तो वहाँ पे आप किसी का नॉमिनेशन करते हैं, यानी आप किसी का नॉमिनी में नाम डालते हैं, तो वहाँ पे वो नॉमिनी आपका कैसे हेल्प करता है। तो जो भी पर्सन का, जो भी व्यक्ति का मतलब अकाउंट होता है, तो अकाउंट होने के बाद अगर डिसीज्ड हो गया, यानी उसकी किसी घटना से मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, तो जो नॉमिनेशन होता है या जो नॉमिनी होता है उनको क्या किया जाता है, उनका सारा अकाउंट का बैलेंस जो है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हेल्प मिलता है, इस तरह से हैंडलिंग ओवर बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि बी में बता रहा है टू ए पर्सन एज डिवाइस बाय द डिसीज्ड कस्टमर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू इन रिगार्ड टू फ्लोटिंग रेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा, शायद इस आंसर को आप भूल जाएंगे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप वहाँ पे याद करेंगे, क्योंकि फ्लोटिंग रेट जो होता है 3 से 6 महीना में चेंज होते रहता है, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको क्या बताया जा रहा है, देयर इज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईयरली बेसिस। तो ईयरली बेसिस पे नहीं होता है, यानी आपका यहाँ पे नॉट ट्रू पूछ रहा है, गलत ऑप्शन पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, गलत ऑप्शन आपका कौन है, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 52 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 का है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS ऑफर्स इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी ट्रांसफर किया जाता है, और सेकंड जो है आपका इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी ट्रांसफर किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में देयर आर वेरियस वेराइटीज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन आवर कंट्री विच वन ऑफ द फ्लोइंग नॉट वन ऑफ द देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, ठीक है, रीजनल कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक भी होता है, और लैंड डेवलपमेंट बैंक भी होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस जो है आपके सही है। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द बैंक इज वन इंस्टीट्यूशन हैज टू डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंड मनी टू। ठीक है, बैंक इंस्टीट्यूशन जो है डिपॉजिट या लेंड मनी जो है किसके लिए होता है, तो यहाँ पे ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी और पब्लिक। तो बैंक जो होता है ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी के लिए भी होता है और पब्लिक के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में इन ए नॉर्मल रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 2 years द डिपॉजिटर मेक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन है मंथली डिपॉजिट ऑफ फिक्स सम फॉर 2 years। ठीक है, यानी अगर कोई फिक्स डिपॉजिट 2 साल के लिए करना चाह रहा है तो उसका सम जो है पर मंथ होगा, यानी मंथली डिपॉजिट करेगा वो, उसका मंथली रिकरिंग डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 57 होगा। 57 में विच ऑफ द फ्लोइंग इज वेयर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ PM जन धन योजना। तो PM जन धन योजना से इसका टारगेट क्या बनाया गया था, तो यहाँ पर हुआ था ये कि फर्स्ट में जो आपका बताया जा रहा है यहाँ पे यूनिवर्सल एसेस बैंकिंग फैसिलिटी। तो आपका बैंकिंग फैसिलिटी को यूनिवर्सल करना था, एक तो टारगेट ये भी था, और सेकंड आपका फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बहुत दूर दराज गांव तक लिटरेसी था जो फाइनेंशियल बैंकिंग, बहुत लोगों के खाते नहीं थे, बहुत ऐसे लोग थे, हाउस होल्ड या घरेलू महिलाएं थी जिनके पास अपना एक बचत खाता नहीं था, तो उन तक अकाउंट ओपन कराना था। ठीक है, एक बचत अकाउंट ओपन कराना था, सेविंग अकाउंट ओपन कराना था। तो यानी फाइनेंशियल लिटरेसी भी
उसका टारगेट था। कैशलेस इकोनॉमी भी करना था। जब से हमने देखा कि जनधन योजना यानी ये सब आया, उसी टाइम आपका पेटीएम वगैरह जब लॉन्च हुआ था तो पेटीएम वगैरह भी कितना ग्रो किया, क्योंकि यहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी, पेटीएम वगैरह, फ़ोन पे और गूगल पे वगैरह कैशलेस पेमेंट, कैशलेस इकोनॉमी यहाँ पे बनाया गया। ठीक है। उसके बाद फोर्थ में है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए भी होता है। अगर मान लीजिए कि पहले कैश से हम लोग ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते थे तो उसमें क्या होता है, रिस्क होता है। आप कहीं जा रहे हैं तो आपके कैश को रॉबरी, आपके कैश का रॉबरी हो सकता है। सोशल सिक्योरिटी भी आपका सही है, यानी ऑप्शन डी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बताया गया है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 होगा, द कोर फंक्शन ऑफ ए बैंक इंक्लूड। ठीक है। बैंक इंक्लूड में कोर फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है डिपॉजिट टेकिंग ओनली। तो बैंक में डिपॉजिट भी लिया जाता है, ये भी सही है। और उसके बाद लीजिंग ओनली। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होता है। और फंड्स ट्रांसफर या रेमिटेंस ओनली, तो ये सब दोनों ऑप्शन होते हैं, यानी ऑप्शन डी में बताया जा रहा है ए एंड सी। तो आपका ए एंड सी सही है, तो इसलिए ऑप्शन इसका हम लोग क्या लगाएंगे, ए एंड सी लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ द इनेबल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है। तो यहाँ पे यानी IIBF जब भी आप एग्जाम क्लियर कीजिएगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनिएगा, तो ये मतलब कौन सा कार्य जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बताया जा रहा है, इंक्रीजिंग द आउटरीच ऑफ बैंकिंग इन रूरल एरियाज, तो BC यहाँ पे ये काम करते हैं। उसके बाद हैंडलिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ रूरल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन रूरल एरिया में जो है BC पॉइंट के द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद इनकाउंटरिंग प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, तो ठीक है, ये भी होता है, कनेक्ट किया जाता है रूरल एरियाज में। और उसके बाद ऑप्शन सी में जो है इंक्रीजिंग द हाई डिलीवरी कॉस्ट, तो हाई डिलीवरी कॉस्ट BC पॉइंट के द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। यानी यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड पूछ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को, वेयर द बैंक अकाउंट ओपन अंडर PM जनधन योजना यानी PMJDY कैन बी ट्रांसफर टू एनी ब्रांच ऑफ द बैंक एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर। ठीक है। अगर आप PMJDY के द्वारा अपना अकाउंट ओपन कराए हैं तो क्या अपना अकाउंट किसी अदर ब्रांच में अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे डेफिनेटली ट्रांसफ़र होता है ये अकाउंट, तो यहाँ पे डी में बताया जा रहा है, यस इट कैन बी ट्रांसफर टू एनी ब्रांच ऑफ द बैंक इन एनी सिटी, टाउन और अदर स्टेट, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहा है, SSA स्टैंड्स फॉर, यानी SSA स्टैंड्स फॉर मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन डी, सब सर्विस एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इस ऑप्शन को चेंज किया गया है, तो बारीकी से इस ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप यहाँ पे ऑप्शन को बारीकी से देख लेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी है, चूंकि ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डिस्कस करना है तो लंबा सीरीज होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट करूंगा ताकि आपका टाइम का सेविंग हो, आपके टाइम का बचत हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 में देखेंगे, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा यानी USSD सॉल्यूशन विल बी वर्क। जिनके पास स्मार्टफोन था तो वो अपना इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से तो पैसा ट्रांसफर कर ही सकते हैं, बट जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था उनको भी बैंक ने बाय डायलिंग *99# प्रोवाइड करके, फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनको घर से 5,000 रुपया तक मतलब ट्रांसफ़र करने का और निकालने का यहाँ पे फैसिलिटी दिया गया था। ठीक है। तो यहीं पे अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा का मतलब आपका बाय डायलिंग *99# के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 63 में है, करेंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज। तो देखिए इसके पहले मैंने बताया था कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है
या रेकरिंग डिपॉजिट होता है आपका, वो टर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है, टर्म डिपॉजिट होता है। लेकिन यहाँ पे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात कर रहा है, तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आपका डिमांड डिपॉजिट होता है। मतलब आपको जब भी मन किया, जब भी आपका डिमांड है, आपने पैसे जमा किए, जब भी आपका डिमांड है कुछ काम करने के, तो वहां पे आप अपना पैसे को निकाल सकते हैं। तो इसलिए करेंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स जो होता है डिमांड डिपॉजिट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 64, दोज पीपल हु डू नॉट हैव एनी वन ऑफ द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट कैन ओपन ए स्मॉल अकाउंट विथ बैंक्स वेयर बैलेंस इन अकाउंट शुड नॉट बी मोर देन डैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, वे लोग जिनके पास एक वैलिड कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे आधार कार्ड हो गया या मतलब पैन कार्ड हो गया, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या वो एक छोटा अकाउंट खोल सकते हैं? तो यस, यहाँ पे वो छोटा अकाउंट उनका खोला जाता है और उस छोटे अकाउंट से उनका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो होता है 50,000 रुपया का होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल टू अकाउंट होल्डर अंडर PMJDY। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितने रुपये जो है, कितने हजार रुपये यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस जो होता है 30,000 रुपया का कवर होता है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन यही क्वेश्चन आएंगे, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको 100% याद करके जाएंगे। सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और 100% यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन कैन नॉट एक्ट एज ए बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट। ठीक है, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट मतलब नहीं बन सकता है, BC पॉइंट नहीं बन सकता है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है उनको नहीं दिया जाता है BC पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जॉब में होता है, तो ये ऑफिशियल अलाउड नहीं होता है। ठीक है, रिटायर्ड टीचर हो सकते हैं, एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कैन नॉट एक्ट पूछ रहा है। ठीक है, यानी कौन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू इन रिगार्ड टू फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के लिए कौन सा सही है? तो इट इज पेबल एट द ब्रांच इशू। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जो है आपका जिस बैंक में, जिस ब्रांच में आपने किया है, उसी ब्रांच के द्वारा आपको ये अमाउंट पेबल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 68, SBI इज ए डैश। तो SBI जो है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में इफ द प्रेजेंट एड्रेस इज डिफरेंट दैट ऑफ द प्रिंटेड ऑन आधार कार्ड, देन अगर आपके आधार कार्ड पे प्रेजेंट एड्रेस जो है, प्रिंट जो है डिफरेंट है, आपको फिर भी अकाउंट ओपन करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस समय एक बैंक अपना फॉर्म देती है, उस समय उस फॉर्म पे आप अपना एड्रेस, करेंट एड्रेस डालेंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और तब आपका वहाँ पे अकाउंट खुल जाएगा। द अकाउंट कैन स्टिल ओपन अंडर PMJDY ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेट ऑफ द करेंट एड्रेस। तो आपका ऑप्शन बी होगा। BPL मीन्स मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इसको ध्यान से आप याद करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्वेश्चन को ही हम लोग इग्नोर करते हैं। वहाँ पे ऑप्शन जो है इसका देखिए, यहाँ पे बियॉन्ड पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन बिल्कुल वहाँ पे आपको एग्जाम में एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सावधानी रखना है, इसलिए आप यहाँ से इस क्वेश्चन को जरूर 100% अच्छे से याद कर लेंगे ऑप्शंस को, ताकि वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में है विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिपॉजिट अर्न्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर फॉर 1 ईयर। तो ऑप्शन इसका बी होगा, ए डिपॉजिट विथ क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए आपका क्वार्टरली बैंकिंग में अगर आप फिक्स करते हैं तो आपको जो उसका इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जिसके कारण आपका क्या होगा, वहाँ पे मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62 में डूज एंड डूज नॉट फॉर BC इंक्लूड, यानी BC को क्या करना है और क्या नहीं करना होता है। ठीक है, तो BC को यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी ऑफ द कस्टमर इंफॉर्मेशन।
आपको कस्टमर का इंफॉर्मेशन जो है सीक्रेट रखना होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी में है नॉन इंडल्जेंस इन लोकल पॉलिटिक्स, तो आपको लोकल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, यानी उसे बचना होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन सी में आपका फंक्शन विदाउट एफिलिएशन ए पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड। ठीक है, तो जातिवाद आपको नहीं करना होता है। ये नहीं कि आपका कोई भाई बंधु है, कोई फैमिली वाला है, कोई रिश्तेदार है तो आप उसका काम जल्दी करेंगे, नहीं, आप पर्टिकुलर आप रूल को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन में काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ एबव यानी सारे ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्प्रूवमेंट अंडर PMJDY फॉर यूजिंग मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, तो मोबाइल बैंकिंग के लिए क्या जो है इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो कस्टमर कैन अवेल मोबाइल बैंकिंग सर्विस थ्रू ए नॉर्मल फ़ोन। ठीक है, यानी कस्टमर जो है मोबाइल बैंकिंग कोई भी नॉर्मल फ़ोन से वो कर सकता है। ठीक है, तो ये सर्विस जो है PMJDY के द्वारा इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, अंडर BFVC मॉडल KYC कंप्लेंस इज द सोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ठीक है, यानी कि BC और BF मॉडल के आधार पर KYC कंप्लेंस जो होता है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वो BC और BF का नहीं होता है। ठीक है, BC और BF जो है KYC के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो बैंक ब्रांचेज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी बैंक ब्रांचेज करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में होगा, फार्मर क्लब्स आर इंफॉर्मेशन फॉर्म्स एट ग्रास रूट ऑर्गेनाइज बाई। ठीक है, एक फार्मर का क्लब बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, वो जो होता है रूरल ब्रांचेज ऑफ बैंक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी BC के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे देखेंगे पीपल कैन ओपन अकाउंट एंड कैन मेक विड्रॉल फ्रॉम BC पॉइंट, तो पीपल जो है अपना अकाउंट BC पॉइंट पे अकाउंट ओपन भी कराते हैं और वहाँ पे कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये जो होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में है गाइडलाइंस ऑन KYC नॉर्म्स आर इशू बाई। देखिए KYC का गाइडलाइंस जो है RBI के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स ए लॉन्ग और एन एडवांस वेयर। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में मैंने पार्ट 1 वीडियो में भी बताया है और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैं इस सीरीज में इसको रिपीट कर रहा हूँ और इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। बी होगा इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड फॉर मोर देन 90 डेज। कोई भी आप बैंक का लोन लेते हैं अगर 90 डेज तक, ठीक है, उसका पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 78 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 का विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मेन रीजन फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स। इसमें से कस्टमर का मेन कंप्लेंट कौन होता है, मेन रीजन क्या होता है कस्टमर कंप्लेंट का। तो यहाँ पे स्टाफ बिहेवियर एंड एप्टीट्यूड ये आपका सही है। उसके बाद यूज ऑफ इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी, इसका भी कंप्लेंट लोगों के पास आता है। उसके बाद हाई बैंक चार्जेज एंड इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका भी बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि सर मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट गए, इस वजह से कट गए, या मेरे कार्ड्स के लिए इतने कटे। तो इस तरह का बहुत सारे कन्फ्यूजन लोगों को होता है जिसके कारण बहुत सारे कंप्लेन आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है इनएडिक्वेट। ठीक है, तो इनएडिक्वेट जो होता है बैंक में मान लीजिए कि कहीं कोई बैठने का फैसिलिटी है या नहीं, चेयर है या नहीं, तो इसका कोई कंप्लेन आज तक नहीं किया या नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, यानी ऑप्शन ए में आपका ये तीनों स्टेटमेंट एक साथ दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिक्योरिटी फॉर द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अंडर पीएमजेडीवाई। पीएमजेडीवाई में क्या सिक्योरिटी मिलता है, तो पीएमजेडीवाई के द्वारा आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, इन ए बैंकिंग ट्रांजेक्शन ए कस्टमर इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज हर। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कस्टमर को जनरली रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कस्टमर का पहचान कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो सिग्नेचर ऑन रिकॉर्ड विथ द बैंक। बैंक के पास जो सिग्नेचर होता है और जो रिकॉर्ड होता है उसके आधार पे उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी वैलिड रीजन फॉर कंप्लेंट अंडर द बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम। ठीक है, तो इसमें से एम्बर्समेंट स्कीम के लिए कौन सा वैलिड रीजन है, तो डिले इन सेशन और डिसबर्समेंट ड्यू टू इंटरनल रीजन। तो अगर बैंक किसी भी इंटरनल रीजन की वजह से, मान लीजिए कि आप लोन करा रहे हैं और बैंक किसी भी इंटरनल रीजन की वजह से आपको लोन टाइमली प्रोवाइड नहीं करती है, तो उस समय आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक प्रावधान है, जो कंप्लेन करते हैं उनको क्या किया जाता है, मुआवजा भी दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप कंप्लेन करते हैं, बैंक ने कोई मिस्टेक किया है, कोई गलती किया है, तो आपको मुआवजा भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का कंप्लेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में, बैंक्स आर डैश एज ए फीजिबल एंड वाइबल मेथड फॉर आउटरीच इन रिमोट एंड अनबैंक सेंटर। ठीक है, तो देखिए रिमोट एरिया में बैंकिंग सर्विसेज जो है फिजिबल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, किस मेथड के द्वारा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है। ठीक है, और रूरल एरियाज में बीसी पॉइंट के द्वारा, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे रिमोट जब एरिया होगा तो आपको यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, और जहाँ पे रूरल एरियाज होगा तो वहाँ पे बीसी पॉइंट होगा। ठीक है, यानी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अवेलेबल टू। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अवेलेबल किसके लिए होता है, तो यहाँ पे ऑल इंडिविजुअल बैंक इन अकाउंट होल्डर इन द एज ऑफ 18 to 70 ईयर, यानी कोई भी इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर जिसका एज 18 से 70 वर्ष है, तो वो इसके योजना के लिए इस योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, your customer has deposit as Rs 20,000 for 1 year at 6% per annum with monthly compound interest which is invested in account. What would be maturity amount of the deposit? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट जो होता है, रेट मंथली के लिए क्या करेंगे, 6% बाई एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो यहाँ पे 12 करेंगे तो आपका 0.5% रेट हो जाएगा। और टाइम जो होता है, टाइम आपका मंथली है तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। जब इस फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 20,000 इंटू 1 प्लस 0.5 बाई 100, और यहाँ पे टाइम आपका कितना है, 12। तो यहाँ पे n की जगह 12 डालेंगे तो आपका आएगा 21,233 पॉइंट समथिंग, 21,233 पॉइंट समथिंग। तो इसको यहाँ पे 21,234 रुपया मान लेंगे। ठीक है, चूंकि नियर अबाउट 21,234 के, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में ये जाके आपको कैलकुलेट नहीं करना है। मैं आपको इसका वैल्यू एग्जैक्ट 21,234 कैसे होगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला लगाएंगे, ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर n, तो आपका यहाँ पे टोटल जो है अमाउंट यानी मिश्रण यानी टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे पता हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21,233 रुपया समथिंग आएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन 21,234 है, तो इसको हम लोग
21,234 को वहाँ पे टिक करेंगे। तो एज इट इज इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है, एज इट इज इस क्वेश्चन को आपको वहाँ पे याद कर लेना है और ऑप्शन भी आपको यही आएंगे, तो वहाँ कैलकुलेट नहीं करना है। इवन मैंने जब तैयार किया था कैलकुलेट करके रखा हुआ था, वहाँ पे गया मेरे को डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया, यही ऑप्शन आया, मैंने वहाँ पे टिक किया, तो मैं वहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और ना ही कोई कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कैलकुलेट वहाँ पे करेंगे तो आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कैलकुलेटर चाहिए होता है, जो आपको मिलेंगे नहीं। तो समझ लीजिए कि आपको वेरीफाई करना है तो आप अगेन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 86 को कल यहाँ पे देखेंगे। एटीएम मीन्स, एटीएम का मतलब क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ ए बैंक। बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे टू एक्सेप्ट मनी इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड टू लेंड इट फॉर द, ठीक है, लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति पैसा जमा करना चाह रहा है तो उस पैसों को भी बैंक एक्सेप्ट करती है, जमा लेती है, या कोई किसी पर्पस से, बिजनेस पर्पस या कोई भी पर्पस से बैंक से लोन लेना चाहता है तो वहां पे उसको लोन भी दिया जाता है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ब्राउन लेवल एटीएम्स क्या होता है, तो व्हाइट लेवल एटीएम्स जो होता है बैंक खुद अपना फैसिलिटी अपने अंडर उसका पावर रखती है, अपना मैनेज करती है उस एटीएम को, तो उसको व्हाइट लेवल एटीएम्स बोलते हैं। और ब्राउन लेवल एटीएम्स वो होता है थर्ड पार्टी को अलाउ किया जाता है ऑपरेशंस करने के लिए, यानी उस एटीएम का मेंटेनेंस वगैरह जो भी है ऑपरेशंस वगैरह उस एटीएम का ऑपरेशंस किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। दोज वेयर द ऑपरेशंस आर आउटसोर्सेज टू ए थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के द्वारा इसके आउटसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में ए लोन ऑफ Rs 1 लाख हैज बीन ग्रांटेड टू ए फार्मर अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, द बैंक विल बी, तो यहाँ पे बैंक जो है 1 लाख रुपये तक का लोन देती है, तो किस स्कीम के द्वारा, यानी किसान क्रेडिट स्कीम में, तो वो क्या करती है, तो फसल बीमा के तहत लोन देती है, यानी हाइपोथिकेट द क्रॉप्स, ठीक है, हाइपोथिकेट द क्रॉप्स होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, केसीसी मीन्स, केसीसी मीन्स मतलब केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी यहाँ पे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में केसीसी मीन्स मैंने किसान क्रेडिट कार्ड्स बताया गया था और यही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 91 में विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ लिंक ऑफ आधार टू ए बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर, तो अगर मान लीजिए कि बैंक अकाउंट में बैंक कस्टमर जो है अपना आधार लिंक किया है, तो कौन सा फैसिलिटी उसको नहीं मिलता है, फैसिलिटीज द क्विक प्रोसेसिंग एंड सेक्शन ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी। अगर मान लीजिए कि अपने आधार कार्ड लिंक कराया है, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा पैसे आपके ट्रांसफर होंगे, बट जो है मान लीजिए कि यहाँ पे आपने आधार लिंक है आपके अकाउंट में, तो वहां पे इसके द्वारा क्विक प्रोसेसिंग या सैंक्शन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है, यानी एनेबल क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी बेनिफिट स्कीम डायरेक्टली टू अकाउंट, अगर आपने लिंक कराया तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगा। और बैंक अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, आधार आप लिंक करके इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा खाता अकाउंट खुलवा सकते हैं। सर्व एज ए आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ एनेबल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, आपको आधार लिंकिंग के द्वारा आपको आइडेंटिफाई किया जाता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये सारे स्टेटमेंट होते हैं और ऑप्शन आपका सी नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92 में विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में इसका मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस योजना का, ठीक है, तो एम टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, तो इसमें जो था एम टारगेट बनाया गया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अटल पेंशन योजना होगा। उसके बाद इनक्लूकेट हैबिट ऑफ सेविंग, ठीक है, इनकलकेट हैबिट ऑफ सेविंग, ठीक है, इसका आपका फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, और प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, ये भी सही है, और ओपन टू पीपल ऑफ ऑल एजेस, तो ये भी आपका सही है, या और ये आपका ओपन टू पीपल ऑफ ऑल एजेस, तो ये आपका सही नहीं है, सभी के लिए ये योजना नहीं होता है,
तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93 में, क्वेस्क बैंकिंग इज ए डैश इनेबल पीसी बेस्ड सिस्टम व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड। ठीक है, क्वेस्क बैंकिंग जो होता है इंटरनेट इनेबल पीसी बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है, और विच कैन आल्सो बी कॉल्ड, तो इसको हम लोग मिनी ब्रांच भी कहते हैं, तो यानी ऑप्शन डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विथ द एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग। ठीक है, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के द्वारा एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 का, इफ द PMJDY अकाउंट होल्डर विशेष टू गेट चेक बुक ही सी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि PMJDY के द्वारा आपने अकाउंट खोलवाया है तो वहां पे आपको चेक बुक तुरंत नहीं दिया जाता है, लेकिन 6 महीना तक अगर आप उसका मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया फिल करते हैं तो आपको वहां पे चेक भी इशू किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विल हैव ए फुलफिल मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया इफ एनी वन ऑफ द बैंक। ठीक है, अगर कोई भी बैंक का मिनिमम क्राइटेरिया एरिया फुलफिल करता है तो उसको चेक बुक इशू किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, when in housing loans bank offers lower EMI in the initial year and higher EMI in the later years, the concept is known as। मान लीजिए कि बैंक आपको हाउसिंग लोन दिया, इनिशियल ईयर में हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया, तो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के बाद इनिशियल ईयर में आपका EMI कम है और आपका नेक्स्ट ईयर जो है आपका EMI बढ़ जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे होता है सेटअप रीपेमेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, डूज फॉर BC इंक्लूड, तो BC के लिए कौन सा इंक्लूड होता है, मेंटेनेंस सिक्रेसी ऑफ द कस्टमर इंफॉर्मेशन, यानी कस्टमर बैंक कस्टमर का आपको इंफॉर्मेशन आपको सीक्रेट रखना होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद नॉन इंडल्जेंस इन लोकल पॉलिटिक्स, तो लोकल पॉलिटिक्स में आपको नहीं पढ़ना होता है, ये भी सही है। और कास्ट बायस, कोई जातिवाद आप भाई भतीजावाद नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन आर सपोर्टेड बाय माइक्रो ATM विथ BC। ठीक है, माइक्रो ATM के द्वारा कौन सा फैसिलिटी सपोर्टेड होता है BC पॉइंट पे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिखा रहा है डिपॉजिट, विड्रॉ, फंड ट्रांसफर एंड बैलेंस इंक्वायरी, तो ये सभी फैसिलिटी जो है माइक्रो ATM के द्वारा मिलता है और प्रोवाइड किया जाता है BC पॉइंट पे, तो ऑप्शन ए का इसका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। सी में फ्रेंड्स यहाँ पे डिपॉजिट, विड्रॉल, फंड ट्रांसफर एंड लोन इंक्वायरी, तो लोन इंक्वायरी इस माइक्रो ATM के द्वारा नहीं होता है, लेकिन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो होते हैं वो आपका लोन इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो ATM के बारे में पूछा है, ना कि BC के द्वारा पूछ रहा है। मतलब माइक्रो ATM जो होता है BC पॉइंट पे, BC बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के पास, तो वो उसके द्वारा कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या किए जाते हैं, तो डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉल होते हैं, फंड ट्रांसफर होते हैं, बैलेंस इंक्वायरी होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन। अगर मान लीजिए कि बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रहा है, तो उसका मेन फीचर क्या होता है बैंक के द्वारा, तो कन्वीनियंस ऑफ डिपॉजिटिंग, उसमें आप अपना बैलेंस जो है जमा कर सकते हैं, इजी टू विड्रॉ इन टाइम्स टू नीड, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा उस समय इजिली आप विड्रॉ कर सकते हैं, ये फैसिलिटी होता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी, सेविंग अकाउंट में भी नॉमिनी का नाम दिया जाता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी होता है, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, यानी आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज का, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग का पार्ट 2 कवर हो जाएगा। डैश आर द इंटरमीडियरीज थ्रू विच बैंक्स रीच आउट द रूरल पुअर इन एरियाज वेयर देयर हैव नो ब्रांचेज। मान लीजिए कि रूरल पुअर एरिया में अगर कोई ब्रांचेज नहीं है, तो वहाँ पे
किस इंटरमीडिएट के थ्रू, किस इंटरमीडिएटरीज के थ्रू वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी पहुँचाया जाता है? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स के द्वारा पहुँचाया जाता है। यानी आप लोग IIBF एग्ज़ाम जब क्लियर करेंगे, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट बनेंगे, तो आपका काम ये होगा कि जिस रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होगी, जहाँ पे बैंक ब्रांचेज नहीं होंगे, वहाँ पे आपको बैंकिंग फैसिलिटी पहुँचाना है और आपको वहाँ पे काम करना है। तो इस तरह से हम लोग पार्ट 2 सीरीज को यहाँ पे कवर किए। फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को देखना है, कौन से क्वेश्चंस का कौन सा आंसर वैलिड है, इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। आपका जितना क्वेश्चन मेमोराइज करेंगे, जितना आपको याद होगा, उतना ही आपका स्कोर होगा। इस पे डिपेंड करेगा आपका स्कोर कि आपने कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लिया है, कितने आपके करेक्ट ऑप्शन आपको याद है। ठीक है, ऑप्शंस याद होने का मतलब आपको उसका आंसर याद होना चाहिए, ना कि ABCD। ठीक है, ABCD का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, तो इसलिए आप ABCD ना करके उसका आंसर याद करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, कंप्लीट किया है, जो 3 जुलाई 2021 के एग्जाम में, करंट एग्जाम में पूछा गया था। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एडेड है। और फ्रेंड्स, आई होप आपको इस क्वेश्चंस के द्वारा एक बार में आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। इस गारंटी के साथ मैं इस सीरीज को यहीं पे आप लोग के साथ विदा लेते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या जो लोग एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या 30 जुलाई को जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो कृपया वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे पार्ट 1 सीरीज को देखिए, पार्ट 2 सीरीज को देखिए, और इन दोनों वीडियो को कवर करने के बाद आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं भी कोई इंटरनेट सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने जो टाइम एक्सपेंड किया था अपना इस क्वेश्चन बैंक को तैयार करने में, तो मेरे लिए स्टार्ट टाइम था, मुझे कुछ पता नहीं था, तो इसलिए मैं आप लोग का टाइम खराब ना हो, इसलिए मैं अपना अनुभव, अपना क्वेश्चन बैंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसके कारण मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया था। और वही क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस दोनों वीडियो के बाद आपको कहीं भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो बार बार इस वीडियो को देखिए, उसके क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिए और टेंशन फ्री हो एग्जाम में जाइए और वहाँ पे रिलैक्स होके, मैक्सिमम टाइम होते हैं 2 घंटे टाइम होता है, मैंने तो 1 घंटा में कर लिया था, आप भी कर लेंगे 1 घंटे में। अगर इस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सीरीज को कवर करके जाएंगे तो 100% करेंगे। और आपका इस बात पे स्कोर डिपेंड करेगा कि आपका ये क्वेश्चन आंसर कितना ज़्यादा याद है, क्योंकि ऑप्शंस वहाँ पे अगर आपको सही से याद नहीं आएंगे या कंफ्यूज हुए, तो हो सकता है आप गलत टिक करके आएंगे, तो उसके बेसिस पे आपका नंबर वहाँ पे स्कोर आपका कम होगा। लेकिन इतना गारंटी है कि जो भी स्कोर होगा आप उसमें हमेशा पास होंगे इस वीडियो को कवर करने के बाद, क्योंकि इतना भी आप गलत नहीं करेंगे। गलत हो सकता है 2-4 गलत होगा, तो 100 क्वेश्चन में 2-4-5 गलत होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो सकता है, फिर भी आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। पहली अटेम्प्ट में ही आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।